हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ से जा कर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम को किसने दिया है बताना है। पावलोव ने दिया है, स्किनर ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है या फिर कोहलर ने दिया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने दिया है? ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक के द्वारा जो है सीखने का नियम दिया गया है। और थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। और इन्हें जो है आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो थॉर्नडाइक जी को आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये दो टॉपिक्स जो हैं काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया था, साथ ही वह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन दिए गए हैं, विद्यार्थी को जीविकोपार्जन के लायक बनाना, विद्यार्थियों को नौकरी के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना या फिर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है सर्वांगीण विकास। ठीक है, सर्वांगीण विकास अपने आप में ही जो एक पॉजिटिव टॉपिक है। ठीक है, पॉजिटिव टैग लाइन है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको दिखे सर्वांगीण विकास करके, तो ये जो आंसर है लगभग काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आपको सर्वांगीण विकास मिले जिस भी टॉपिक में, तो ये आप ना इसे टैग लाइन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना ही क्या होता है? शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, अभिरुचि परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं सफलता को मापने के लिए, प्रवीणता को मापने के लिए, किसी कार्य में सफलता को बताने के लिए या फिर क्षमता को मापने के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवीणता को मापने के लिए। किसको मापने के लिए? अभिरुचि परीक्षण जो किया जाता है वह किया जाता है प्रवीणता को मापने के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से 6 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? 2 से 6 वर्ष की आयु को क्या कहेंगे? किशोरावस्था कहेंगे, शैशवावस्था कहेंगे, बाल्यावस्था कहेंगे या फिर प्रौढ़ावस्था कहेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाल्यावस्था कहलाती है, प्रथम या प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाती है। 2 से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रो एंड क्रो के अनुसार डैश किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकती है। ठीक है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार डैश क्रिया का कारण भी हो सकती है और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? अभिवृत्ति है, अभिरुचि है, प्रेरणा है या फिर सोच है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अभिरुचि। अभिरुचि जो है, क्रो एंड क्रो जी कहते हैं, इनके अनुसार बताया गया है कि अभिरुचि जो है किसी भी क्रिया का कारण भी हो सकती है। मतलब इस अभिरुचि के द्वारा कोई भी क्रिया को किया जा सकता है। ठीक है, और किसी चीज़ का वह किसी भी क्रिया का परिणाम भी हो सकती है।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभिरुचि जो होती है यह मेन रूप से आंतरिक प्रेरक शक्ति है। क्या है? अभिरुचि आंतरिक प्रेरक शक्ति है। ठीक है, जो मतलब अंदर से जो रुचि उत्पन्न होती है, ठीक है, आंतरिक रूप से जैसे प्रेरित होते हैं, तो यही शक्ति जो है क्या कहलाती है? आपकी अभिरुचि कहलाती है। और जो हमें जो है ध्यान देने के लिए, मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज़ पर ध्यान देने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। तो वो क्या है? वो ही है अभिरुचि। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नई शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% की परिकल्पना करती है? जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, वह किस वर्ष तक प्री स्कूल के माध्यमिक शिक्षा स्तर में 100% की कल्पना करती है, मतलब 100% एडमिशन की जो है कल्पना करती है। तो 2025 तक इसका लक्ष्य है, या फिर 2028 तक, या फिर 2030 तक, या फिर 2035 तक। तो बेटा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 2030 तक। ठीक है, 2030 तक। तो इसे याद रखें कि यह क्वेश्चन कई बार जो है रिपीट हुए हैं, पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फ्रोवेल ने किया है, स्किनर ने किया है, डॉक्टर एस जलोटा ने किया है, या फिर पियाजे ने किया है। तो किंडरगार्टन पद्धति जो है इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो फ्रोवेल जी ने किया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है जो डैश वर्ष में लागू हुआ था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है संसद का एक अधिनियम है, इसे कब लागू किया गया था? 2010 में, 2011 में, 2012 में, या फिर 2009 में? तो यहाँ पर आपका लागू करने का तिथि पूछा गया है, लागू करने का जो है सन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कब लागू किया गया? तो इसे लागू किया है 2010 में। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम का प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है? समाज विस्तार करना, रोजगार वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना, या फिर अध्यापकों का विकास? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामांकन की संख्या बढ़ाना। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है अपना नामांकन स्कूल में करा सकें। ठीक है, और रुचि उत्पन्न कर सके स्कूल आने में और स्कूल में कुछ समय तक ठहरने में। ठीक है, तो यही इसका उद्देश्य था, नामांकन संख्या बढ़ाना। ठीक है, मिड डे मील कार्यक्रम को प्रारंभ करने का जो मुख्य कारण था, नामांकन संख्या बढ़ाना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ढेर सारे हैं, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? 1986 में प्रस्तुत की गई थी, 1992 में, या फिर 1905 में, 2005 में, या फिर 2009 में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कब प्रस्तुत की गई थी? यह प्रस्तुत की गई थी सन 2005 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 2005 में जो है एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसे प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? सन 2005 में। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आप सभी को मैं बिल्कुल से रटा देने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को शारीरिक दंड देने से उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये तो सभी को पता होगा
कि बच्चों को क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन देखते हैं। उनका स्कूल तथा पढ़ाई से आकर्षण समाप्त होने लगता है, शिक्षक की बातें ढंग से समझ में नहीं आती हैं या वे ध्यान नहीं देते हैं समझने में। आगे देखते हैं, शिक्षक के डर से अच्छी पढ़ाई हो जाती है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या प्रभाव पड़ता है? उनका जो है स्कूल तथा पढ़ाई से आकर्षण जो है समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चा जो है डरने लगता है और वह स्कूल ना जाने की घर पर हट करने लगता है, क्योंकि उसकी पिटाई होती है, पिटाई होता है, दर्द होता है, तो उसे डर अंदर से जो है डर लगने लगता है। तो यहीं पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उनका जो है स्कूल तथा पढ़ाई से आकर्षण समाप्त होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए सर्वोच्च आहार्यता है उच्च बुद्धि लब्धि, सार्वजनिक संभाषण योग्यताएं, या फिर उत्तम स्वास्थ्य, या फिर अतिरिक्त आय के स्रोत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक टीचर के लिए क्या आवश्यक है? उच्चतम बुद्धि ही तो आवश्यक है। ठीक है, तो यदि शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने का कोई भी व्यक्ति इच्छुक है तो सर्वोच्च आहार्यता मतलब सर्वोच्च जो आवश्यकता, सबसे ज़्यादा जो मांग होती है शिक्षा विभाग की या फिर शिक्षक की, तो कैसे शिक्षक की मांग होती है? तो उच्च बुद्धि लब्धि वाले जो शिक्षक होते हैं ऐसे शिक्षकों की मांग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि वे जो है बच्चों को सही ढंग से सही तरीके से हैंडल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों को स्कूल छोड़ने से आप कैसे रोकेंगे? ठीक है, चलिए आपके सामने एक कंडीशन दे दी गई है। यदि कोई बच्चा स्कूल छोड़ना चाह रहा है तो आप उसे कैसे रोकेंगे? तो उन्हें मार पीट कर, भय दिखाकर, या फिर उन्हें आर्थिक मदद देकर, या फिर उनके प्रति मित्रता एवं सहयोग की भाव रखकर, या फिर उनकी शिकायत उनके अभिभावक से करके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उनके जो प्रति है मित्रता का भाव रखना होगा और साथ ही साथ सहयोग की भावना भी आपको रखनी पड़ेगी, तभी जो बच्चा है स्कूल में रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कक्षा में छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप टीचर हैं और आपके कक्षा में कोई छात्र लगातार स्कूल में नहीं आ रहा है, ठीक है, अनुपस्थित रहता है, तब उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। आप उक्त छात्र की रिपोर्ट जो है प्रधानाध्यापक को देंगे, या फिर आप उच्च छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र के द्वारा उसके घर का पता लगाएंगे तथा उसके माता पिता से मिलेंगे, या फिर आप उक्त छात्र की अनुपस्थिति को लेकर चिंताग्रस्त रहेंगे, या फिर आप कक्षा के रजिस्टर से उसका नाम काट देंगे। तो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में? आप उक्त छात्र के घर के निकट जो रहने वाले छात्र हैं उनके द्वारा जो है उनके घर का पता लगाएंगे और साथ ही उनके माता पिता, उनके गार्जियन से जो है मिलेंगे, मिल करके बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्मृति से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्मृति से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, स्मृति के अवस्था मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्मृति का प्रकार नहीं है? ठीक है, जो अवस्था मॉडल है स्मृति का, उसके अनुसार जो है स्मृति का प्रकार कौन नहीं है? संवेदी स्मृति और अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, या फिर कार्यकारी
स्मृति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यकारी स्मृति जो है ऐसी कोई स्मृति नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी स्मृतियाँ हैं आपकी जो इस ऑप्शन में दी गई हैं, तो संवेदी स्मृति है, अल्पकालिक स्मृति है और दीर्घकालिक स्मृति है। तो ये जो कार्यकारी स्मृति होती है, तो इस शब्द का प्रयोग जो है अक्सर जो है किस में किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, अल्पकालिक स्मृति के साथ में ही एक दूसरे के स्थान पर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो अल्पकालिक स्मृति के साथ में जो है इस कार्यकारी स्मृति शब्द का जो है प्रयोग कभी कभी कर दिया जाता है। तो यह एक संक्षिप्त अवधि के लिए क्या करती है, स्मृति को बनाए रखती है। अल्पकालिक स्मृति क्या होती है, जो कि संक्षिप्त मतलब बहुत ही छोटे समय के लिए जो है स्मृति को बनाए रखती है। ठीक है, और बनाए रखने के लिए क्या करती है, एक सीमित क्षमता का यह भंडारण करती है। तो यही अल्पकालिक स्मृति है। तो इसे भी आप नोट करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है, किसके अनुसार, और वे चरण कौन कौन से हैं। तो चरण पहले देख लेंगे, संज्ञानात्मक चरण, साध्यचार्यात्मक चरण और स्वायत्त चरण। तो किसके अनुसार किसने बताया है, फीट्स ने बताया है, टोलमैन ने बताया है, बंडूरा ने बताया है या फिर कोहलर ने बताया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिट्स। फिट्स के अनुसार क्या है, फिट्स ने बताया है कि कौशल जो है कौशल अधिगम की 3 चरणों में होती है। ठीक है, कौशल जो है अधिगम के 3 चरणों में होता है। सबसे पहला आपका संज्ञानात्मक चरण है, साध्यात्मक चरण है, फिर स्वायत्त चरण है। तो इस चरण को भी आपको याद रखना है और फिट्स जी का नाम भी याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि बच्चों की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाए तो इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा। सबसे बड़ा लाभ पूछा गया है, यदि बच्चों को उन्हीं की मातृभाषा में जो है पढ़ाया जाए या फिर शिक्षा दी जाए तो इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। बच्चों के अभिभावकों को उन्हें पढ़ाने में आसानी होगी, या फिर बच्चों को संबंधित विषय का समुचित ज्ञान सहजता से होगा, अपनी मातृभाषा के प्रति उपेक्षा की भाव कभी नहीं होगी, या फिर बच्चों में उपेक्षा का भाव जो है उत्पन्न नहीं होगा अपनी मातृभाषा के प्रति, या फिर शिक्षा को बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं देना होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ही पॉजिटिव आंसर जो है बताया गया है ऑप्शन नंबर बी में। आप सभी ने देखा, बच्चों को संबंधित विषय का जो है समुचित ज्ञान जो है सहजता बहुत ही बड़ी ही आसानी से जो है प्राप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उन्हीं की मातृभाषा में उन्हें जो है शिक्षा दी जा रही है, तो चीज़ें जो है उन्हें समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालय समाज का सच्चा प्रहरी होता है। इस कथन का अर्थ है कि बताएंगे, इसका अर्थ है विद्यालय द्वारा समाज का विकास सुनिश्चित होता है, विद्यालय द्वारा समाज के भावी नागरिकों का भविष्य बनाता है, या फिर विद्यालय समाज की आर्थिक प्रगति में सहायता करता है, या फिर समाज को सही दिशा में बढ़ाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वैसे सभी ही राइट आंसर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उचित रूप से जो आंसर की व्याख्या कर रहा है, जो मतलब क्वेश्चन को पूरी तरह से व्याख्या कर रहा है, तो वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, विद्यालय द्वारा समाज का विकास और सुनिश्चित होता है। ठीक है, विद्यालय द्वारा जो समाज का विकास है सुनिश्चित होता है।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी एक ऑप्शन में आपके नीचे के सारे जो हैं ऑप्शन जो हैं समाहित हो जा रहे हैं। ठीक है, तो एक शब्द में आप यह एक लाइन में यह भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम है। अब यहाँ पर गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दिया गया है नियम अधिगम, संप्रत्यय अधिगम और समस्या समाधान। फिर देखेंगे संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान, नियम अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम या फिर समस्या समाधान, या फिर नियम अधिगम, समस्या समाधान या फिर संप्रत्यय अधिगम। ये तो किसी को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो गैगने का जो अधिगम का सोपान है उसके सही क्रम क्या है? संप्रत्यय अधिगम। सबसे पहला होगा आपका संप्रत्यय, इसके बाद फिर होगा आपका नियम। ठीक है, नियम अधिगम, फिर होगा आपका समस्या समाधान। ठीक है, सबसे पहले संप्रत्यय हो जाएगा, नियम हो जाएगा, फिर समस्या। तो इसे एक क्रम से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी एक्ट में किस आयु वर्ग को सम्मिलित नहीं किया गया है? 0 से 5 वर्ष, या फिर 6 से 8 वर्ष, या फिर 9 से 11 वर्ष, या फिर 11 से 14 वर्ष। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी एक्ट में किस आयु वर्ग को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनकी आयु वर्ष में जो है इस मौलिक अधिकार को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह पर प्रशासित बालक अंतर्बोध परीक्षण से किसका मापन किया जाएगा? तो बालक अंतर्बोध परीक्षण से किसका मापन किया जाता है यह आपको सीधे सीधे बताना है। उपलब्धि का परीक्षण किया जाता है, अभिवृत्ति का परीक्षण, अभिक्षमता का, या फिर व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, व्यक्तित्व का परीक्षण जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? स्टैनफोर्ड के द्वारा, स्टर्नबर्ग के द्वारा, या फिर स्फीयरमैन के द्वारा, या फिर गिलफोर्ड के द्वारा। तो बुद्धि का जो त्रिविमीय सिद्धांत है, बुद्धि का जो त्रिविमीय सिद्धांत है तो इसे प्रतिपादित किया गया है गिलफोर्ड जी के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिलफोर्ड। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। और गिलफोर्ड जी भी जो कौन से वैज्ञानिक है, यह भी जो है अमेरिकी वैज्ञानिक है। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक हैं? अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक आप इन्हें कह सकते हैं। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मानव बुद्धि पर अध्ययन किया था, मानव बुद्धि पर अध्ययन किया था। तो इसे भी आप याद रखेंगे, किसने किया था? गिलफोर्ड जी ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कक्षा में छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके को आप
उचित नहीं मानते हैं या फिर उचित नहीं मानती हैं। तो इसका आंसर चलिए देखेंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षा में बच्चों को उनकी गलतियों के लिए शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए, या फिर बच्चों पर वस्तुओं का भार कम से कम किया जाना चाहिए, बच्चों को उनके अच्छे प्रयास के लिए खूब प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर बच्चों को सहयोगपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बच्चों को जो है शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए। यह बिल्कुल आपका नेगेटिव पॉइंट है जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कक्षा में बच्चों को उनकी गलतियों के लिए शारीरिक दंड दिया जाना यह गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। चलिए, सब शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है आप अपने आप में देखेंगे। वह विद्यार्थी को अपने बच्चों की तरह प्यार करे, वह विद्यार्थियों की कमी को ढूंढता रहे, या फिर वह विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नैतिक और शारीरिक शिक्षा पर भी बल दे, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण जो होता है वह यही होता है कि वह बच्चों से प्यार करे, ठीक है, प्यार से रहे, और साथ ही वह विद्यार्थियों की कमियां जो हैं उसे पहचाने, ठीक है, ताकि उसका निराकरण भी उचित ढंग से वह कर सके, और साथ ही वह विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नैतिक और शारीरिक शिक्षा पर भी उसे बल दे। यहाँ पर इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले, वह उसे भुलाने का प्रयास करे, त्रुटि करे और भूल जाए, उसके प्रति अज्ञान बन जाए, या फिर अज्ञान बन जाए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसे क्या करना चाहिए, उसे अपनी त्रुटि को जो है तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियोस जो है काफ़ी लंबी हो जा रही थी, इसीलिए जो है इसका जो आगे का क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर से जा कर के आप सभी जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।